आज हम चीन में 1911 ईस्वी की क्रांति एवं डॉक्टर सन्यास सेन इस विषय को समझेंगे कि चीन में 1911 में जो क्रांति हुई उसमें डॉक्टर सन्यास सेन की क्या भूमिका रही और चीन की जो क्रांति 1911 की थी उसके क्या कारण थे। तो पहले हम पृष्ठभूमि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारणों में नंबर 1 विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, सुधारों की असफलता, नंबर 2, नंबर 3 नवीन पीढ़ी और नवीन विचार, नंबर 4 आर्थिक अवनति, प्राकृतिक प्रकोप, नंबर 5 प्रवासी चीनियों का प्रभाव, नंबर 6 क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास और डॉक्टर सन्यास सेन। तत्कालीन कारण क्या रहे इस क्रांति के 1911 की क्रांति की असफलता के कारण। अब ये क्रांति क्यों असफल हुई उसका भी रीजन है, वो थे युआन शी काई का प्रतिक्रियावाद, इसका राष्ट्रीय भावना का अभाव, जनता में जागृति का अभाव, जनता की आर्थिक दुर्दशा, सन्यास सेन के विचार, कुओमिंतान का पुनर्गठन और सन्यास सेन के 3 सिद्धांत, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय, सन्यास सेन का मूल्यांकन। तो जो सन्यास सेन का जो 3 सिद्धांत है उसे सान मिन चू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सान मिन चू। इसका मतलब ये है राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। तो जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां चीन में अपना प्रभाव जमा रही थी, मंचू शासन जो वह असफल रहा समस्याओं को सुलझाने में, और दो अफीम युद्ध होते हैं जिसमें असफलता हाथ लगती है, तीसरा संघर्ष होता है उसमें भी असफलता हाथ लगती है। तो इस प्रकार से चीन में मंचू वंश का जो शासन था वो एक तरह से असफल रहा और जिससे कि जनता में निरंतर विरोध की भावना बढ़ती गई और बाद में जाकर डॉक्टर सन्यास सेन जैसा एक नेता मिलता है जो 1911 क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और डॉक्टर सन्यास सेन ने अपने विचारों से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का उजागर बढ़ाया और उनको राष्ट्रीयता के महत्व को समझाया। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से इसको समझेंगे। नंबर पृष्ठभूमि, इस क्रांति की क्या पृष्ठभूमि रही उसको देखते हैं। 1894 ईस्वी चीन जापान युद्ध के बाद चीन में पश्चिमी देशों की लूट खसोट में वृद्धि की और तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अब यूरोपीय शक्तियां समस्त विश्व में अपना प्रभाव जमा रही थी जिसमें चीन भी अछूता नहीं रहा और चीन और जापान का युद्ध भी, इससे भी काफ़ी चीन को नुकसान हुआ और चीनियों ने सुधारवाद का नारा दिया। बॉक्सर प्रोटोकॉल से मंचू शासन का खोखलापन स्पष्ट हो गया। तो बॉक्सर प्रोटोकॉल था, उसने मंचू शासन की जो कमियां थी उनको बिल्कुल उजागर करके रख दिया और सुधारों की मांग प्रबल होने लगी कि जनता त्रस्त, जनता शोषण का शिकार, शासन उनकी समस्याओं को सुलझाने में असफल। तो इस प्रकार से क्या हुआ, असंतोष बढ़ता गया। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई और इस क्रांति के फलस्वरूप मंचू शासन की समाप्ति भी हो जाती है। तो मंचू वंश जो कि पहले तो समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता रहा काफ़ी, लेकिन उन्हें यूरोपीय शक्तियों से वो मुकाबला नहीं कर पाए। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनकी थी वो भी अपना निजी लाभ देख रही थी और मंचू शासन एक तरह से नतमस्तक था और जिससे कि चीनी जनता में असंतोष बढ़ता गया। अब देखते हैं 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारण। अब 1911 में जो चीनी क्रांति उसके क्या क्या रीजन्स, कारण क्या क्या थे। तो विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, 2 अफीम युद्ध के बाद चीन का सारा आत्मसम्मान एवं गर्व चकनाचूर हो गया। चकनाचूर यूँ हो गया कि मंचू जो शासन था उसने ब्रिटिश सरकार की सारी बातों को मान लिया। जैसा कि हमने देखा नानकिंग की संधि, 23 की संधि में क्या हुआ
तो उसमें क्या हुआ था कि मंचू जो वंश था उसका आत्मसम्मान और चीन का जो आत्मगौरव था वो चकनाचूर हुआ, कहीं टूट गया। चीन का यूरोपीय राष्ट्रों में लूट खसोट के कारण अब यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जब ब्रिटिश सरकार को सफलता मिल जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रहती है तो इसके बाद फ्रांसीसी भी आगे आते हैं और जो भी यूरोपीय शक्तियाँ जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रही थी या वो भी अब चीन का शोषण करने लग जाती हैं, जिससे क्या है कि चीनी जनता को क्रांति के लिए अग्रसर होना पड़ता है और चीनियों में जो असंतोष था उसी का परिणाम देखने को मिलता है कि 1911 की चीनी क्रांति हुई। नंबर 2, सुधारों की असफलता। चीनी प्रशासन सुधार कार्य कराने में असफल रहा। मतलब चीन प्रशासन ने आश्वासन तो दिया कि हम हम व्यवस्था में सुधार करेंगे पर वो करने में असफल रहा। और अफीम युद्धों ने और भी स्पष्ट कर दिया कि शासन तो बिल्कुल लाचार है, वो कार्य करने में सक्षम ही नहीं है, तो कैसे अपेक्षा की जाए कि वो सुधार कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया, मंचू राजकुमार फूची गद्दी पर बैठा किंतु सुधार कार्य करने में वह सुधार कार्य तो किए फूची ने, मंचू राजकुमार फूची गद्दी पर तो बैठकर उसने सुधार कार्य तो किया पर वो संतोषजनक नहीं थे, जनता संतुष्ट नहीं थी। इसीलिए सुधारों की असफलता के कारण ही इस क्रांति को बढ़ावा मिला। नंबर 3, नवीन पीढ़ी और नवीन विचार। चीनी विद्यार्थी यूरोप में जाकर नवीन शिक्षा ग्रहण करने लगे और क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए, क्योंकि चीनी जो छात्र थे, विद्यार्थी थे, वो पश्चिमी देशों में गए, उन्होंने बड़ी विभिन्न विचारकों की पुस्तकें पढ़ी और ये समझा कि किस प्रकार से लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है, क्या क्या राज्य के कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, जनता के अधिकार हैं। तो जब उन्होंने इस प्रकार की बातों को पढ़ा तो इससे क्या है कि चीन में एक नवीन जागृति आई और नवीन पीढ़ी की जो सोच थी वो एक आधुनिक सोच थी, वो शोषणवादी समाज के या शोषणवादी शासन तंत्र के विरुद्ध थी। तो ऐसी स्थिति में 1911 की चीन की क्रांति को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद आर्थिक अवनति, प्राकृतिक प्रकोप। अब प्राकृतिक प्रकोप में हम देखते हैं कि जैसे अकाल, बाढ़, सूखा, अब ऐसी स्थिति में कर्तव्य किसका है, सरकार का, और सरकार अक्षम, क्योंकि वह विदेशियों को ही नहीं रोक पाई और जो भी उनके साथ संघर्ष हुआ उसमें असफल रहे। तो ऐसी स्थिति में ना तो उन्होंने कोई आर्थिक डेवलपमेंट के कार्य किए जिससे कि जनता की आर्थिक दशा खराब होती गई और जिससे कि लोगों में, चीनी नागरिकों में असंतोष बढ़ता गया और ये असंतोष बाद में एक क्रांति का रूप ले लेता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक नियम है। जब कोई भी शासन अपने राज्य पर शासन करने में अक्षम हो जाता है या कंट्रोल नहीं रहता है तो उस सत्ता का पतन होता है और उस जनता को इसका भुगतान करना पड़ता है समस्याओं के रूप में। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी चीन में हो गई कि मंचू शासन जिसका एक गौरव था वो अब गौरव भी समाप्त हुआ और साथ में जनता की आर्थिक दुर्दशा में वृद्धि होती गई, जिससे कि 1911 क्रांति, चीनी क्रांति को बढ़ावा मिला। अब प्रवासी चीनियों का प्रभाव, मतलब चीन से जो बाहर लोग गए हुए थे वो वापस चीन में लौटे और चीन में आकर उन्होंने देखा कि चीन में किस तरह की कंडीशन है, किस प्रकार से शोषण हो रहा है चीनियों का। तो उन्होंने प्रवासी चीनियों की बात सुनकर चीनियों में क्रांति की भावना विकसित होने लगी। उन्होंने चीनियों को देश प्रेम की भावना, राष्ट्रता की भावना की ओर प्रेरित किया और एक संगठित होकर मुकाबला करने का संदेश दिया, जिससे कि चीनियों के अंदर एक नवीन जन जागृति आई और चीनी नागरिक विदेशी इन शक्तियों के विरुद्ध उठ खड़े हुए, जैसा कि भारत में भी हो रहा था ऐसे। तो यहाँ पर भी प्रवासी चीनियों का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है जो 1911 की चीनी क्रांति का कारण बनती है। नंबर नेक्स्ट, क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास, क्योंकि समस्त विश्व में कहीं न कहीं क्रांति की घटनाएं घट रही थी।
इससे पहले हमने यूरोप में देखा, अमेरिका में फ्रांस की क्रांति। तो अब इस तरह की क्रांति के आगे विचारधारा का प्रचार प्रसार समस्त विश्व में हो रहा था। तो क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास होने के कारण 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक चीन में क्रांतिकारियों में क्रांति की प्रवृत्ति बढ़ती गई। संगठन में एक संगठन प्रमुख था जिसके नेता थे डॉक्टर सन्यास सेन। जैसा कि भारत में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी। तो इस तरीके से डॉक्टर सन्यास सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही चीन में। तो इस प्रकार देखते हैं 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में चीन में क्रांतिकारियों में क्रांति में वृद्धि देखने को मिलती है, जिसमें नेतृत्व करता थे डॉक्टर सन्यास सेन। डॉक्टर सन्यास सेन चीन के नवयुवकों में डॉक्टर सन्यास सेन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। सितंबर 1905 ईस्वी में चीन के 18 प्रांतों में से कई सौ छात्रों ने मिलकर थोंग मेग हुई नामक दल स्थापित किया। तो डॉक्टर सन्यास सेन जो कि एक कुशल राजनीतिक अच्छे एक नेता के रूप में उभरकर सामने आए, उन्होंने नवयुवकों को राष्ट्रीय भावना से प्रेरित किया और इसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि 1905 ईस्वी में चीन के 18 प्रांतों में से कई सौ छात्रों ने मिलकर क्या किया, एक संगठन बनाया जिस संगठन का नाम था थोंग मेग हुई नामक दल की स्थापना हुई। तत्कालीन कारण क्या था? अब ये 1911 की जो चीनी क्रांति हुई, अब ये प्रश्न उठता है कि इसका रीजन तत्कालीन क्या था, मतलब क्यों ये क्रांति उठ खड़ी मतलब हुई। तो उसका था विद्रोह की शुरुआत जेचुआन प्रांत से हुई। जेचुआन प्रांत है चीन में, वहां से होती है और वहां रेल निर्माण के लिए जो पैसा आया था उस पैसे का क्या करते हैं, अन्य खर्चों में उसको लगा दिया जाता है। मतलब रेल का निर्माण तो होता नहीं है पर उस पैसे को अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी में हांगकांग के किसी रूसी बस्ती के घर में एक बम फट गया। यह घर क्रांतिकारियों का अड्डा था। तो इसमें दो बातें निकल के आती हैं कि एक तो रेल वाली घटना कि उसका पैसा निर्माण कार्य का था वो अन्य कार्यों में खर्च कर दिया जाता है, और एक 10 अक्टूबर 1911 में हांगकांग की रूसी बस्ती में के घर में एक बम फट जाना, जहां यह घर जो था क्रांतिकारियों का अड्डा बना हुआ था। इससे क्रांतिकारी और अधिक नाराज हो गए। क्रांति की असफलता के कारण अब 1911 की चीनी क्रांति जो हुई उसके असफलता के क्या कारण थे, किन कारणों से ये क्रांति असफल हुई और इसको असफलता से कैसे बचाया जा सकता था उसको समझेंगे। तो प्रतिक्रियावादी मंचू सरकार द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री युआन शी काई, ये युआन शी काई का प्रतिक्रियावाद ये क्रांति की असफलता का पहला कारण था। वह क्या था? प्रतिक्रियावादी मंचू सरकार द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री था और युआन शी काई, और सन्यास सेन ने चीनी गणराज्य का राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया था। सन्यास सेन ने चीनी गणराज्य का राष्ट्रपति से स्वीकार किया, किंतु काई को गणराज्य से कोई सहानुभूति नहीं थी, मतलब उसका कोई सहमति नहीं थी गणराज्य से। उसे राष्ट्रपति तो स्वीकार कर लिया गया डॉक्टर सन्यास सेन के द्वारा, पर उसने कभी रुचि नहीं दिखाई गणराज्य में, सहानुभूति में। चीन की आर्थिक दुर्दशा ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब युआन शी काई घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, उसका लोकतंत्र जनतंत्र या उसका सुधार कार्य से कोई मतलब नहीं। चीनी गणराज्य का राष्ट्रपति को स्वीकार कर लिया जाता है और जो कि मंचू सरकार का द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रतिक्रियावाद के कारण जनता को वह संतुष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका विचार जो है वो चीनी नागरिकों से मेल ही नहीं खाते थे और चीन की आर्थिक दुर्दशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय भावना का अभाव। अब राष्ट्रीय भावना का अभाव यूं था कि सामंतवाद और सूबेदारों पर शासन का नियंत्रण नहीं रहा, कि वो सामंतवाद और सूबेदार जो थे वो अपनी अलग अलग एक तरह से प्रतिष्ठा स्थापित कर चुके थे और अपने निजी स्वार्थों के लिए वो जनता को गलत संदेश दे रहे थे, जिससे क्या हुआ कि
लोग आर्थिक लालच में आकर राष्ट्रीयता की भावना की ओर अग्रसित नहीं हो पाए और चीन एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं हो सका और राष्ट्रीय भावना के अभाव के कारण 1911 ईस्वी चीनी क्रांति की असफलता का कारण बनता है। इसके बाद जनता में जागृति का अभाव। 1915 ईस्वी में युआन शी काई ने चीन में पुनः राजतंत्र स्थापित करने और स्वयं चीन की गद्दी पर बैठने का प्रयास किया और उसका यही था कि किसी प्रकार से युआन शी काई चाहता था कि किसी प्रकार से वह गद्दी प्राप्त कर ले और ऐसी भावना जो थी वो जनता को राष्ट्रीय एकता की ओर प्रेरित नहीं करती है, क्योंकि कुछ जो निजी स्वार्थी जो नेता हैं वो अपना निजी लाभ देख रहे थे, उन्हें राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं। सिर्फ डॉक्टर सन्यास सेन जरूर इसकी ओर ध्यान दे रहे थे। जनता की आर्थिक दुर्दशा। अब जनता की आर्थिक दुर्दशा ने भी इस क्रांति को असफल किया, क्योंकि जनता को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों से मतलब था, जबकि शासन में मंचू शासन और युआन शी काई सभी बातें तो कर रहे थे, लेकिन उसका लाभ जनता को किसी भी प्रकार से नहीं पहुंच रहा था और जनता दिनों दिन निर्धन होती गई, जिसके कारण चीन में एक तरह से आर्थिक दुर्दशा का वातावरण तैयार हुआ और जनता में निराशा की भावना व्याप्त हो गई, जिससे कि क्रांति में कोई विशेष सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। सन्यास सेन के विचार। अब डॉक्टर सन्यास सेन की क्या सोच थी, डॉक्टर सन्यास सेन कैसी विचारधारा रखते थे, उसको समझेंगे। डॉक्टर सन्यास सेन प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारों वाला एक व्यक्ति थे। वो क्रांति की भावना, वह देश के हित में मंचू शासन का अंत्य अनिवार्य मानते थे। डॉक्टर सन्यास सेन का मानना था कि यदि चीन का अगर भला हो सकता है तो तभी संभव है जब मंचू वंश का चीन से उसका अंत हो जाए। पर मंचू विरोधी गतिविधियों के कारण उसे चीन छोड़कर भागना भी पड़ा था। किनको? डॉक्टर सन्यास सेन को। जब डॉक्टर सन्यास सेन की विचारधारा चारों तरफ फैली तो मंचू शासक जो था वह समझ गया है कि ये व्यक्ति वो हमारे विरुद्ध है, इस डायनेस्टी के विरुद्ध है, तो उसे मजबूरन अपने प्राण बचाकर चीन छोड़कर भागना पड़ता है। पर सन्यास सेन अपने विचारों से चीनी लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। कुओमिंतांग का पुनर्गठन। कुओमिंतांग एक दल है, इसका पुनर्गठन होता है। सोवियत संघ ने सन्यास सेन की सहायता देने के लिए सितंबर 1923 में अनेक विशेषज्ञ चीनी भेजे, मतलब जानकार। इनमें माइकल बोरोदिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। माइकल बोरोदिन का नाम आता है। बोरोदिन ने आते ही नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की और अक्टूबर 1923 में कुओमिंतांग एक अस्थायी कार्यकारिणी समिति बनाई गई। 1925 ईस्वी तक कुओमिंतांग दल की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। तो कुओमिंतांग जो था वो एक तरह से पुनः सक्रिय हुआ। इसमें सोवियत संघ की भी विशेष भूमिका रही और अक्टूबर 1923 ईस्वी में एक अस्थायी कार्यकारिणी बनाई जाती है समिति और इसमें बाद में कुछ सैनिक संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है, क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता उस समय थी। सन्यास सेन के 3 सिद्धांत। डॉक्टर सन्यास सेन के जो 3 सिद्धांत हैं उसे सान मिन चू, चीनी भाषा में कहते हैं उसे सान मिन चू। इसका अर्थ है राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। इसको चीनी भाषा में कहते हैं सान मिन चू। तो जिस समय कुओमिंतांग दल और सेना का पुनर्गठन का काम चल रहा था, उसी समय सन्यास सेन ने उसे एक राजनीतिक दर्शन और कार्यक्रम प्रदान करने का काम किया। इसे सान मिन चू कहते हैं। सान मिन चू का मतलब है राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। तो राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता सन्यास सेन के अनुसार चीन की दशा सुधारने के लिए आवश्यक है कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार हो, राष्ट्रीयता के सिद्धांत का समुचित विकास हो, राष्ट्रीयता के आधार पर चीन
चीन उन्नति कर सकता है। कि वो ये तो सभी देशों में ये लागू बात होती है कि यदि देश में राष्ट्रीयता की भावना नहीं रहे तो देश की जो संप्रभुता है वो भी खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए संन्यास सेन ने राष्ट्रीयता यानी चीनियों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करने का पूरा प्रयास किया। लोकतंत्र, चीन के विकास के लिए लोकतंत्र की व्यवस्था को डॉक्टर संन्यास सेन परम आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र का वाहन समानता के आधार के सिद्धांत पर आधारित हो। मतलब लोकतंत्र ऐसा नहीं हो जिसमें नाम का लोकतंत्र हो और मतलब तानाशाही उसमें चले, निरंकुशवादी चले। उनका मानना था कि लोकतंत्र का वाहन समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, वास्तविक लोकतंत्र। इसका नंबर 3 सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत डॉक्टर संन्यास सेन ने इसी बात पर बल दिया कि भूमि का जो बंटवारा है, संपत्ति का बंटवारा है या धन का बंटवारा है या विकास कार्य हैं, उनमें समानता होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जनता का पैसा जनता के लिए खर्च होना चाहिए, जिससे कि जनता की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो सके, उसमें वो जो लोगों में एकता की भावना विकसित हो सके। तो इस बात पर सामाजिक न्याय में डॉक्टर संन्यास सेन बात करते हैं। अब संन्यास सेन का अगर हम मूल्यांकन करें तो डॉक्टर संन्यास सेन का चीनी क्रांति में चीनी जनता को क्रांति के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर संन्यास सेन एक उदार विचार वाले नेता थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन चीन के लोगों की भलाई के में ही लगाया और काफ़ी कुछ चीनी लोगों को वो क्रांति के लिए प्रेरित करने में मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। तो डॉक्टर संन्यास सेन की चीनी इतिहास में अपनी विशेष भूमिका रही। तो आज हमने चीन में 1911 ईस्वी की क्रांति एवं संन्यास सेन की भूमिका के बारे में जाना, जिसमें हमने उनकी पृष्ठभूमि समझी। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारणों के बारे में जाना, जिसमें विदेशी शोषण की विरुद्ध प्रतिक्रिया पहला कारण, सुधारों की असफलता दूसरा कारण, नवीन पीढ़ी को नवीन विचार तीसरा, आर्थिक अवनति, प्राकृतिक प्रकोप, प्रवासी चीनियों का प्रभाव, क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास, डॉक्टर संन्यास सेन। तत्कालिक कारण क्या रहे? क्रांति की असफलता के कारण युवांशी काय का प्रतिक्रियावाद। तो जैसे हमने मेटरनिक का प्रतिक्रियावाद, इसी तरीके से युवांशी काय, इसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। राष्ट्रीय भावना का अभाव चीन में, जनता में जागृति का अभाव, जनता की आर्थिक दुर्दशा, ये क्रांति की असफलता के कारण रहे। संन्यास सेन के क्या विचार? मंचू वंश को वह समाप्त के पक्ष में था, क्योंकि वो मानता था कि जब तक मंचू वंश रहेगा तब तक चीन तक का उन्नति संभव नहीं है। संन्यास सेन के 3 सिद्धांत, जिसको सान मिंचू कहते हैं, ये ध्यान रखें, सान मिंचू, जिसका मतलब है राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संन्यास सेन का मूल्यांकन। तो आज हमने विस्तार से 1911 की चीनी क्रांति के बारे में समझा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट विषय को पर चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।